शुरू करते हैं आज की क्लास। अभी हम लोगों ने एजेंसी, क्रिएशन ऑफ एजेंसी पढ़ा और उसके तरीके पढ़े। एजेंसी क्रिएशन के जो मोड्स हैं ये इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस्ड भी हो सकते हैं। तो एक्सप्रेसली तो एक्सप्रेस्ड ही होता है। उसके बाद जो इम्प्लाइड था उसमें हम लोगों ने दो कंडीशन पढ़ ली थी कि क्या पढ़ी थी? एजेंसी बाय कोहैबिटेशन, द रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। इम्प्लाइड में देखिए ये तीन कंडीशन आ रही थी, बाय स्टॉपेल, बाय कोहैबिटेशन और वो नेसेसिटी का मामला था। नेसेसिटी वाले में जो आप नेसेसिटी की बात कर रहे हैं वो नेसेसिटी का था, ध्यान रखिए। तो अब आज हम इसको पढ़ के ख़त्म करेंगे। लास्ट वन इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन में आपको पहले दिन बताया था क्या होता है? अनुसमर्थन। अनुसमर्थन माने सपोर्ट करना। अब देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ रेटिफिकेशन यानी ये सिद्धांत जो आता है एजेंसी निर्माण का, डॉक्ट्रिन ऑफ रेटिफिकेशन कहाँ पे अप्लाई होता है? जहाँ पे जब कोई पर्सन, ये पर्सन मीन्स एन एम्प्लॉयड वे दैट इज एन एजेंट, ये एजेंट हो जाएगा बाद में, ठीक है। ये पर्सन किसी अन्य के लिए फॉर अदर कोई काम करता है, कोई काम करता है, ये प्रिंसिपल होंगे। इनके लिए कोई काम करता है लेकिन बिना इनकी अनुमति के और बिना इनके संज्ञान के, बिना इनके संज्ञान में लाए। तो दो चीज़ें जरूरी हैं। एक तो इनकी कोई परमिशन नहीं है और इनको कोई कंसेंट नहीं है। किसका? एक्ट का, एक्ट डन बाय एनी पर्सन। अब इन्होंने कर दिया और इस परसेप्शन में किया, इन्होंने कोई कार्य किया, इनके लिए कोई अन्य व्यक्ति हैं जिनके बिना परमिशन के और बिना कंसेंट के, ऐसा परसेप्शन है इनका कि हम इनके लिए कर रहे हैं और ये बाद में इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि प्रिंसिपल को अगर जानकारी नहीं मिली, काम हो गया, बाद में ये कहते हैं कि मैंने आपके लिए काम किया हुआ है, आप एक्सेप्ट कर लें इस एग्रीमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्ट को। तो क्या होगा? इनके पास क्या पावर होगी? ये चाहें तो इसको ऑप्ट कर लें, अडॉप्ट कर लें, एग्री कर जाएं, कुछ भी। तीसरा क्या होता है? डिसोन कर दें, डिसोन कर दें, मना कर दें, डिसएग्री कर जाएं, ठीक है। तो अगर ओन कर गए इस बात को, इन्होंने अडॉप्ट कर लिया कि ठीक है तुमने जो किया, मैं थर्ड पार्टी के द्वारा, थर्ड पार्टी के साथ तुम्हारे ये किए गए कॉन्ट्रैक्ट को मैं ऑप्ट कर लेता हूं, मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो क्या हो जाएंगे? ये पर्सन इनके एजेंट हो जाएंगे, हो जाएंगे। यही कहा जाता है कि जैसे ही इनका सपोर्ट उस बात को मिला वैसे ही ये पर्सन इनका एजेंट हो जाता है। और अगर इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, जब इसने, प्रिंसिपल ने इनके एक्ट को एक्सेप्ट कर लिया, तो उस पूरे एग्रीमेंट का प्रभाव क्या माना जाएगा? मानो इसने उसको स्वयं ही किया हो एग्रीमेंट, ठीक। तो ये कहा गया है, इसको कहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेटिफिकेशन। अब डॉक्ट्रिन ऑफ रेटिफिकेशन की एक बात, जो प्रोविज़न दिया गया है वो कहाँ दिया गया है, इसको हमें देखना है। तो चलते हैं सेक्शन 196 की ओर। 196 क्या कहता है जरा देखिए। ऊपर हेडिंग है 196 के, पहले आप ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा रेटिफिकेशन। 196 राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट्स डन फॉर हिम। इसमें बताया क्या गया है? राइट्स ऑफ अ पर्सन फॉर whom some acts are done। किसी व्यक्ति के अधिकार जिसके लिए कुछ कार्य किए गए हैं, ठीक है। तो ये अधिकार बताया गया विदाउट हिज अथॉरिटी, उसके बिना, प्राधिकार के बिना, उसने किसी को अधिकार नहीं दिया करने का, फिर भी उसके लिए किए गए हैं। तो उसके अधिकार क्या हैं? क्या कि कोई हम आप पे कोई ज़बरदस्ती चीज़ थोप सकता है क्या? नहीं। ये भले ही कहे हम आपके लिए किए हैं, बहुत गुड फेथ में किए हैं, बट
यू आर नॉट लायबल टू एक्सेप्ट दैट एक्ट, क्योंकि आप अगर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो उससे जो भी लायबिलिटीज रेज होंगी, कॉन्सिक्वेंसेस जो भी होंगे, आप उसके लिए बाध्य हो जाएंगे। तो आपके अधिकार 196 बताता है वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। देखिए ये पर्सन है, इन्होंने इनके लिए काम किया है ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। ध्यान रखिएगा ऑन बिहाफ ऑफ अनदर कौन है, ये जो बाद में प्रिंसिपल बन जाएगा, अगर उसको अनुसमर्थित कर देता है, रेटिफाई कर देता है, उनके लिए ये काम किया जा रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा। आगे क्या है, बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी। इनके बिहाफ पे तो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई हम जो भी हम किसी के लिए काम करने जा रहे हैं, बट इनकी न तो अथॉरिटी है, मतलब दैट पर्सन इज नॉट अथोराइज्ड बाय दिस टू एक्ट, और न तो इसकी कंसेंट है, न प्राधिकार इसको प्राप्त है, न कंसेंट है। कंसेंट कह लें, नॉलेज कह लें, बात एक ही हुई। नॉलेज, कंसेंट या नॉलेज एक ही चीज, आप यहां पे एक ही भाव में मान के चलिए, भाई हमें नॉलेज होगा तो हम उसको कह देंगे ठीक है करो। ही मे इलेक्ट टू रेटिफाई और टू डिसोन सच एक्ट्स। अब राइट्स की इसके बात हो रही है, तो राइट्स इसके पास क्या राइट होंगे, या तो ये जो एक्ट किया गया है इसको ये ऑप्ट कर ले, एडॉप्ट कर ले, या डिसोन कर दे, मना कर दे, या तो उस एक्ट को वो स्वीकार कर ले कि ठीक है इन्होंने जो कार्य किया है ये मैं मानता हूं इन्होंने मेरे लिए ही किया है, ये मान लिया, तो या तो फिर उसको मना कर दे। दो इनके पास ऑप्शन होते हैं। इफ ही रेटिफाइज देम, अगर ये इनको स्वीकार कर लिया, जिसको कहते हैं ऑप्ट कर लिया या एडॉप्ट कर लिया, तब क्या होगा, द सेम इफेक्ट विल फॉलो एज इफ दे हैड बीन परफॉर्म्ड बाय हिज अथॉरिटी। बात कहाँ यहाँ क्या आई, यहाँ न अथॉरिटी थी न नॉलेज था, लेकिन फिर भी इन्होंने, चूंकि इनके बिहाफ पे किया गया था, इनके लिए किया गया था, इनकी इच्छा हुई कि चलो इसको स्वीकार कर लेते हैं, इसको हम समर्थन दे देते हैं। देखिए हिंदी में क्या कहा गया है, या तो ऐसे कार्यों का अनुसमर्थन करे या अनंगीकरण करे। अनंगीकरण माने किसी चीज को अंगीकार करना, स्वीकार करना। अंगीकार का विपरीत शब्द हो गया अनंगीकरण, तो उसको अस्वीकार कर दे। तो अगर स्वीकार कर देता है तो ये मान लिया जाएगा कि इस व्यक्ति को ऐसा उसका प्रभाव होगा इस स्वीकार करने का, मानो इस व्यक्ति को ऐसा करने का प्राधिकार प्राप्त था। अब देखिए भाई बाद में बात आएगी कि रेटिफिकेशन कैन बी मेड फॉर सच एक्ट्स एंड एग्रीमेंट एज आर लॉफुल, वाइड एग्रीमेंट्स कांट बी रेटिफाइड। तो बाद में एक हम अभी बिंदु अलग से इस पर चर्चा करेंगे। रेटिफिकेशन इज अ काइंड ऑफ अफर्मेशन। अफर्मेशन माने स्वीकारोक्ति है, किस चीज का, ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट्स। एक लाइन में आप लिखना चाहें तो रेटिफिकेशन इज अ अफर्मेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट्स लिख सकते हैं। चलिए हम दो केसेस इसमें देखते हैं। इसमें देखिए हुकुमचंद इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला होता है। इसमें कहा गया, इसमें उदाहरण देखिएगा कि एक कंपनी का प्रबंधक होता है, ठीक है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के लिए एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, बट ही वॉज नॉट अथोराइज टू टेक इंश्योरेंस, ठीक है, उसको ये प्राधिकार नहीं था कि वो इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के लिए ले, लेकिन उसने ले लिया। होता क्या है, बाद में उस इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ पैसे मिलने होते हैं। तो यहां कंपनी के पास क्या राइट्स होते हैं, कंपनी के पास क्या विकल्प आ जाएंगे, कंपनी के पास विकल्प ये होंगे कि वो चाहे तो उनको एक्सेप्ट कर ले और वो चाहे तो उसको रिजेक्ट कर दे। तो यहां पे क्या किया, जो पैसे उस पॉलिसी के अगेंस्ट मिलने थे, कंपनी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कंपनी ने उस पैसे को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहां क्या होगा, यहां क्या हुआ, इंप्लाइड हुआ कि एक्सप्रेस हुआ, इंप्लाइड होगा, क्योंकि उसका कंडक्ट ऐसा हुआ कि उसने उसको एक्सप्रेसली तो नहीं कहा कि ठीक है हम इसको स्वीकार करते हैं, बट जब पैसा मिलना हुआ तो उसको स्वीकार कर लिया। अब ये बाद में थोड़ी कह सकता है कि हम इसको नहीं मानते हैं, तो यहां इंप्लाइडली उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जब उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो मैनेजर का जो कृत्य था वो पॉलिसी लेने का
वो वैलिड मान लिया गया। वो मान लिया गया कि इनकैपेसिटी ऑफ एन एजेंट ही हैज परफॉर्म दैट एक्ट। ठीक है, तो एक केस तो ये हो जाता है। दूसरा एक केस आता है विलियम्स वर्सेस नॉर्थ चाइना इंश्योरेंस कंपनी। विलियम्स वर्सेस नॉर्थ चाइना इंश्योरेंस कंपनी का मामला आता है। इसमें भी वैसे ही कुछ मामला इंश्योरेंस का मामला है कि एक इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी तरफ से इंश्योरेंस किया और पॉलिसी घर पहुंचा दी, जिसका भी था उसके पास पहुंचा दी। अब यहां पे देखिए अनऑथराइज्ड है, उसने ऑथराइज नहीं किया है। ये प्रैक्टिकली चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊं कि जैसे आपका अगर कोई कारोबार है, अच्छा खासा आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए इंश्योरेंस एजेंट्स भी होते हैं। वो ध्यान रखते हैं कि आपकी पॉलिसी 4 दिन पहले 10 दिन पहले रिन्यू हो जाए। कभी कभी ये होता है कि सर ये आपकी पॉलिसी रिन्यू होनी थी, मैं करा के ले आया और आपका ये पेमेंट बनता है, तो वहाँ पे आपके पास 2 अधिकार हो जाते हैं। आप चाहें तो मना कर दें, मैंने तुमसे कहाँ कहा था, क्यों करके लाया यार, मेरा पैसा फंसा दिया। दूसरी चीज़ आप उसको एक्सेप्ट कर लें। तो कुछ ऐसा इसमें मामला था। कंपनी ने, इंश्योरेंस कंपनी ने बीमा किया और बीमे की पॉलिसी जो थी, इंश्योरेंस पॉलिसी उनको दे दी। किसको? जिसके लिए बीमा था। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या एक्सेप्ट किया? एक्सेप्टेड पेमेंट ऑफ द जो प्रीमियम था, जिसके लिए पॉलिसी थी, ही एक्सेप्टेड टू पे द प्रीमियम ऑन दैट पॉलिसी। तो ये क्या हुआ? यहां भी हो गया ना, ठीक है, इम्प्लाइडली एक्सेप्टेड। उन्होंने उसके कार्य का अनुसमर्थन कर दिया, रेटिफाइड द एक्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी even though company was not authorized to perform that। तो यहां पे मुझे लगता है कि अनुसमर्थन की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब हम 197 देखेंगे। तो देखिए 197 क्या कह रहा है भाई। 196 हम समझ गए क्या होता है अनुसमर्थन। तो अब अनुसमर्थन कैसे हो सकता है, वो 197 में दिया है। रेटिफिकेशन मे बी एक्सप्रेस्ड और मे बी इम्प्लाइड in the conduct of person on whose behalf the acts are done। तो जो ratification है यहां से ले लेते हैं, it may be expressed, बस 197 में इतना ही कहा गया है, expressed हो सकता है या implied हो सकता है। अब implied माने कंडक्ट की बात आती है। कंडक्ट की बात आती है implied in the conduct of the person on whose behalf the acts are done। implied कैसे हो गया? in the conduct of the person, conduct of the person मतलब इसको impliedly कौन एक्सेप्ट करेगा? वो पर्सन on whose behalf, on जिसके बिहाफ पे, जिसके लिए, on whose behalf the act is done, act is done। जिसके लिए काम किया गया है वो एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली अपने कंडक्ट से उसको सपोर्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है और क्या कर सकता है? अफर्म कर सकता है। पहला जो मैंने एक वाक्य बताया था कि रेटिफिकेशन इज अ काइंड ऑफ अफर्मेशन, अफर्म करना, स्वीकार करना, स्वीकारोक्ति ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट्स। क्लियर हो गई? 197 में और कुछ नहीं है, इसके 2 दिए गए हैं इम्प्लाइडली कैसे काम होगा उसके उदाहरण। पहला, ए विदाउट अथॉरिटी बाइज गुड्स फॉर बी। ए हैं, इनको बी के लिए बाय गुड्स फॉर बी। अब इन्होंने खरीद तो लिया। अब ये तो ये कह दें ठीक है एक्सप्रेसली, एक्सप्रेस माने वर्ड्स ऑफ माउथ या वर्ड्स रिटन, 2 तरीकों से ये कह दें। या ठीक है इनके पास गुड्स इन्होंने पहुंचा दिया, ये कुछ नहीं बोलते हैं और क्या करते हैं, ये तीसरे को इसको सेल कर देते हैं, सेल कर देते हैं थर्ड पार्टी को। तो भाई अगर इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया होगा तो बेचेंगे कैसे? इफ सपोज दैट बी हैज नॉट एक्सेप्टेड दिस बाइंग, then he has no right to sell it further, and if he sold it, it means he has affirmed the acts of A। Clear?
अगर इनको ये अथॉरिटी अपने कंडक्ट के द्वारा, कंडक्ट क्या किया, इन्होंने इसको बेच दिया, देखिए लिखा भी है, आफ्टरवर्ड्स बी सेल्स देम टू सी ऑन हिज ओन अकाउंट, अपने नाम से उन्होंने बेचा है, ठीक है, ये मेरा सामान है, ले लो, बेच दिया। इट मीन्स इन्होंने क्या किया, इसको अपने कंडक्ट से इसके एक्ट को रेटिफाई कर दिया। क्लियर? इंप्लाइड का ये उदाहरण है। अब इसी तरह का उदाहरण है, ए विदाउट बीज अथॉरिटी लेंड्स बीज मनी टू सी। इन्होंने क्या किया, इनके एजेंट हैं, इनके पास इनका रुपया पैसे पड़ा रहता है, बी का रुपया पैसा एजेंट के पास पड़ा रहता है, इन्होंने इसको लैंड कर दिया, किसको, सी को, उधार दे दिया, उधार दे दिया। अब या तो एक्सप्रेस इनको अथॉरिटी हो, लेकिन यहां पे कहा गया है विदाउट अथॉरिटी, विदाउट बीज अथॉरिटी ए लेंड्स हिज मनी टू सी। अब इन्होंने इनका पैसा सी को दे दिया। अब इनका एक्ट देखिए, इस पे कुछ टर्म्स कंडीशंस रही होंगी कि सी हैज टू पे सम इंटरेस्ट कुछ पे करने रहे होंगे। अभी क्या करते हैं, अनड्यू डेट इनके पास इंटरेस्ट पहुंचता है तो वो उसको चुपचाप एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी जेब में रख लेते हैं। तो क्या हुआ, इनका जो कंडक्ट है, क्या ये कह सकते हैं अब आफ्टर एक्सेप्टिंग दैट इंटरेस्ट अमाउंट, क्या बी कह सकते हैं कि ये तुमने क्यों दे दिया, तुमको इसका अधिकार नहीं था, चलो इसके लिए नुकसान भरो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि इन्होंने अपने कंडक्ट से उस इंटरेस्ट को एक्सेप्ट करके ये बता दिया कि हमने तुम्हारे इस कार्य को, जो कि मेरे द्वारा अधिकृत नहीं था, इवन इफ इट वॉज नॉट अथोराइज्ड बाय मी, फिर भी मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ठीक है।